Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की इंट्रोडक्शन की, स्कोप की और इसकी लिमिटेशंस की। आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे। बिजनेस लॉज का क्या मीनिंग है? Business laws consist of laws concerning industry, commerce, and trade. Let us try to understand the meaning of industry, commerce, and trade. Industry involves manufacturing activities such as extraction, construction, and production of goods. So far, commerce is concerned. Commerce involves the distribution of goods produced by industry. Trade involves the transfer of goods distributed by commerce, that is buying and selling of goods and services. Industry को, commerce को, trade को चलाने के लिए जिन laws को हमने बनाया है, all those laws are termed as business laws. Business laws deal with the rights and obligations emerging out of business transactions. बिजनेस के अंदर दो पार्टीज आपस में डील करती हैं, उन पार्टीज के क्या अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी, इन चीज़ों को हमने बिजनेस लॉज के अंदर बतलाया है। These laws bring definiteness in business dealings. ये लॉज बिजनेस डीलिंग्स को पक्का बना देते हैं। Introduction. The Indian Contract Act 1872 is one of the most important acts in relation to business laws. It lays down the rules relating to contract in our country. हमारी कंट्री के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी कायदे कानून होंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दिए गए हैं। The scope of the act. The Indian Contract Act 1872 came into force with effect from 1st September 1872. इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे पहली बारी 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। At the time of commencement of this law, commencement means start. At the time of commencement of this law, it was applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को जब लागू किया गया तो ये पूरे इंडिया के ऊपर इसको लागू किया गया, लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर के ऊपर इसको लागू नहीं किया गया। By virtue of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, that is with effect from 31st October 2019, the Indian contract is now applicable to whole of India. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के 31 अक्टूबर 2019 को लागू होने से ये एक्ट अब पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। नाउ दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। The Indian Contract Act is divided into two parts. Part 1. It deals with the general principles of law of contract. Contract Act को हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। Part 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल सिद्धांतों की बात करता है और इसके ऊपर सेक्शन 1 से 75 तक एप्लीकेबल हैं। Part 2 it deals with special contracts. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं और पार्ट 2 उन्हीं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फर्स्ट
द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसके ऊपर सेक्शन 124 से 147 एप्लीकेबल हैं। सेकंड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। इसके ऊपर सेक्शन 148 से सेक्शन 181 तक एप्लीकेबल हैं। एंड द थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस के अंदर सेक्शन 182 से सेक्शन 238 तक एप्लीकेबल है। इस तरह से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है और सेकंड पार्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टूडेंट्स, जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर 4 पॉइंट्स को दे रहा हूं। द फर्स्ट वन इज नॉट एग्जॉस्टिव। द सेकेंड वन इज नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द थर्ड वन इज जस्ट इन पर्सोनम एंड द फोर्थ पॉइंट इज लिमिटिंग प्रिंसिपल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लिमिटेशंस हैं, वो इन 4 चीजों को कवर नहीं करता। आइएगा इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। जब हम ये कहते हैं इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, इट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील नहीं करता। इट डज नॉट डील विद ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Some of the contracts which are not dealt by the Indian Contract Act are: the first one is Partnership Act. पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट सेपरेटली दिया गया है। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडिया के अंदर मूवेबल गुड्स की सेल परचेज के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलग एक्ट है, दैट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। द थर्ड पॉइंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इंडिया के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज, इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलग एक्ट दिया गया है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए गए सभी सेक्शंस इसके ऊपर लागू नहीं होते। फॉर द अबव कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर सेपरेट एक्ट्स विच डील विद दैम। इन सभी के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं और उन्हीं एक्ट्स के द्वारा उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स फ्रॉम द बैक डेट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने 1 सितंबर 1872 को लागू कर दिया। द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डू नॉट अप्लाई टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बिफोर दिस एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। इस एक्ट के लागू होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। द थर्ड पॉइंट, इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम एंड नॉट जस्ट इन रम राइट। Just in personam means a right which is available against a particular person or a group of person. Whereas just in rem is concerned, it means a right which is available to a person against the whole world. जिस केस के अंदर एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट कोई अधिकार दिया जाए, दैट इज जस्ट इन पर्सोनम। लेकिन अगर एक व्यक्ति विशेष को हम पूरे संसार के विरुद्ध अधिकार दे दें, दैट इज जस्ट इन रम। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद जस्ट इन पर्सोनम, दैट इज राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, एंड नॉट विद जस्ट इन रम, दैट इज राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एज ए होल। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के अगेंस्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट अधिकार देंगे, ना कि हम पूरे विश्व के अगेंस्ट उसको अधिकार देंगे। The fourth point, Indian Contract Act does not lay down the rights and duties of the parties to contract. Indian Contract Act के अंदर
पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज को नहीं बताया गया। इट एनफोर्सेस सर्टेन लिमिटिंग प्रिंसिपल्स। सर्टेन लिमिटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स इसके अंदर कुछ सिद्धांतों के ऊपर एक रोक लगा दी गई है, सब्जेक्ट टू विच द पार्टीज में क्रिएट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर देमसेल्फ। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पार्टीज अपने अधिकार और जिम्मेदारियां स्थापित कर सकती हैं। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने कुछ सिद्धांत बना दिए जो कि लोगों के ऊपर कुछ लिमिट रख देते हैं। पार्टीज उन लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां बना सकती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन मेक देयर ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर देमसेल्फ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ इस तरह का खास नहीं किया गया कि पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस बताए जाएं। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो रही हैं वो पार्टीज अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस स्वयं बना सकती हैं। यहां पर हमारी लिमिटेशंस कंप्लीट हो जाती। नाउ लेट अस सी द समरी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन रिलेशन टू बिजनेस लॉज। The act extends to the whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. स्टार्टिंग के अंदर ये जम्मू और कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन बाद में इसको पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया गया। There are 4 limitations of Indian Contract Act. The first one is not exhaustive in nature. The second one, no retrospective effect. The third one, just in personam. And the fourth one is limiting principles. हमने अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन सभी पॉइंट्स को कवर किया है। थैंक यू वेरी मच।